नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एक्सरसाइज टीम। मैं हूं देवम एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल ही नया करंट अफेयर्स का वीडियो जो कि दिसंबर 8 से लेके 15 2022 का होगा। आज के टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने छोटा सा ही वीडियो होगा क्योंकि ज्यादा नहीं है। मैंने आपको कहा था कि जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं सिर्फ वही करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आज सबसे पहले वर्ल्ड अफेयर्स में से देखेंगे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022, है ना। कौन है ये तो मैं आपको बता दूं, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्हें टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। ठीक है। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट न्यूज, आम आदमी पार्टी टू बिकम अ नेशनल पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी क्या नेशनल पार्टी बन जाएगी? वैसे तो आपको इसका सवाल का जवाब जरूर पता होगा, लेकिन हम नेशनल पार्टी क्या होता है, कैसे बनते हैं, स्टेट पार्टी क्या होता है, अंतर क्या होता है, आपको समझ आ जाएगा इससे। नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट से, हिमालयन मेडिकल प्लांट इन आईयूसीएन रेड लिस्ट। अब ये आईयूसीएन रेड लिस्ट क्या है, ये कौन से मेडिकल प्लांट की बात हो रही है यहाँ पर, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पर इंपॉर्टेंट न्यूज सेक्शन से है, जीएस पेपर 3 सेक्शन से, साइंस एंड टेक से। इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स। नाउ व्हाट इज दिस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स और इनको कैसे परमिशन दिया जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट आज का करंट अफेयर होगा जीएस पेपर 2 पॉलिटी से, नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल 2022, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति, इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है टाइम मैगजीन द्वारा। यानी 2022 का जो एडिशन आया है इसका टाइम मैगजीन का, इसमें पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को। चलिए और इसको डेप्थ में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहली बात, ये पर्सन ऑफ द ईयर होता क्या है, व्हाट इट इज, है ना। तो देखिए, एक साल या उससे ऊपर अगर कोई इंसान का इन्फ्लुएंस वर्ल्ड वाइड इवेंट्स पर होता है, ऐसे में व्यक्ति को ये टाइटल दिया जाता है। मैगजीन के एडिटर्स ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं। रशियन वॉर में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन हासिल की है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपने बहादुरी के दम पर, जो कि मेजर रीजन है उन्हें ये टाइटल देने का। ठीक है, पहले किन किन लोगों को ये दिया गया था, ये जो अवार्ड है या फिर इससे रिलेटेड, इस टाइम मैगजीन से रिलेटेड, तो किन किन को दिया गया? तो पहले डेविड नॉट, ये एक ब्रिटिश ट्रॉमा सर्जन है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, ये एक ब्रिटिश ट्रॉमा सर्जन है जो यूक्रेन गए थे रशियन वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान, और इंजर्ड्स की इन्होंने बहुत मदद करी, वो भी इस मैगजीन के कवर पर आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो द के पॉप बैंड जो ब्लैक पिंक है, वो भी टाइम्स मैगजीन में एज एन एंटरटेनर ऑफ द ईयर के उसमें आ चुके हैं। और वुमेन इन ईरान, यानी कि एक महिला ईरान की, उन्हें भी टाइटल किया गया था टाइम्स 2022 में हीरोज ऑफ द ईयर के टैग में। ठीक है, इसके आगे देखा जाए तो 2021 में इलोन मस्क भाई साहब जो है हमारे, जो कि वर्ल्ड के सबसे रईस लोग में से एक आते हैं और टॉप पे काफी समय थे हाल ही में, लेकिन अभी वो सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आ चुके हैं सबसे अमीर की कैटेगरी में। तो इनको भी मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड कार मेकर ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया था। हाँ, ये बात अलग है कि वो फेमस अपनी कार्स की वजह से कम और अपनी हरकतों की वजह से थोड़ा ज्यादा चर्चा में रहते हैं। चलिए मूविंग ऑन, आम आदमी पार्टी टू बिकम अ नेशनल पार्टी। ठीक है, आज का दूसरा करंट अफेयर। देखिए, मैं पहले ही आपको बता दूं, ये हम दिसंबर मंथ का करंट अफेयर कर रहे हैं जो कि 2022 का दिसंबर है। आज मई चल रहा है ना। और ये आम आदमी पार्टी ऑलरेडी 10 अप्रैल को नेशनल पार्टी बन चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए इस करंट अफेयर में मैं ये चाहूंगा कि आप ये जाने कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी आखिर होता क्या है ना, डिफरेंस क्या है दोनों में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट पार्टी एंड नेशनल पार्टी, लेट्स नो। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना, समझ लेते हैं। खैर, यहाँ पर क्या लिखा है, द आम आदमी पार्टी हैज स्कोर्ड इनफ वोट्स इन गुजरात इन रिसेंट इलेक्शन टू गेट अ नेशनल पार्टी स्टेटस। ओके, वेरी गुड। चलो
तो सबसे पहली बात, आखिर एक नेशनल पार्टी होती क्या है, आप खुद सोचिए। सीधी सी बात है, देखो, अगर आपकी पार्टी को देश भर में जानने और मानने लग जाए, ना कि एक स्पेसिफिक एरिया या स्टेट में, ऐसे में आपकी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन जाती है। ठीक है, सीधी सी बात। ओके, दूसरी बात ये, ठीक है, कि कैसे पता चलेगा लोग मान गए या जान गए हैं, है ना। बता तो दिया भैया, आपने बोल दिया देवम सर की मानने और जानने लग जाएंगे पूरे देश भर में तो हो जाएगी, लेकिन कैसे पता चलेगा हमको कि लोग मान रहे हैं, जान रहे हैं। चलो हम मान रहे हैं, पड़ोसी मान रहा है कि नहीं, सबसे जाके पूछ थोड़ी ना सकते हैं। तो सिंपल है, इलेक्शन के रिजल्ट से उससे पता चल जाएगा कि लोग जान रहे हैं, मान रहे हैं आपकी पार्टी को। ठीक है, अब नेशनल पार्टी बन गया, बट फर्क पड़ता है ना। नेशनल पार्टी बन गया, बट क्या फर्क पड़ता है, सीधी सी बात है, फर्क क्या पड़ता है। आप नेशनल पार्टी बन गए, चलो आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई, क्या फर्क पड़ता है। देखो, दरअसल एक नेशनल पार्टी अगर आपकी पार्टी बन गई है, नेशनल बन गई है ना, तो ऐसे में पूरी कंट्री में जहां भी इलेक्शंस होंगे, आपकी पार्टी चिन्ह वहां मौजूद होगी, है ना। और आपकी पार्टी का नेता भी उस सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। यही नहीं, और भी चीजें रहती हैं, लेकिन हाल फिलहाल के लिए मोटा मोटा आप ये जान लो। ठीक है, देखो अब जरा कंडीशंस देख लेते हैं ना। कंडीशंस फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू गेट रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। तो कंडीशन जान लेते हैं ना, कि आखिर किसी पार्टी को ये टैग दिया जाए तो कैसे, क्या है ना। तो आपकी पार्टी को कम से कम 2% सीट्स लोकसभा में होने चाहिए, यानी 11 सीट्स, वो भी 3 अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से, और वो भी लेटेस्ट इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद। ठीक है, ये कुछ शर्तें हैं। इसमें एक चीज और ये भी है कि जहां से भी आपकी पार्टी जीती है, जिन भी राज्यों से, जिन भी स्टेट से, वहां 6% से ज्यादा वैलिड या मान्य वोटिंग होनी चाहिए या हुई भी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी पार्टी जो है वो 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी पहले बनी हुई होनी चाहिए। देखो, 4 राज्यों में तो आप पहले से ही स्टेट पार्टी का दर्जा आपके पास होना चाहिए। स्टार कितने कितने राज्यों में, तो 4 राज्यों में। ओके, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये न्यूज दिसंबर की थी, अब मई चल रहा है, एंड अप्रैल में ही आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन चुकी है, जो मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिमालयन मेडिकल प्लांट इन IUCN Red List. 3 medical plant species found in Himalayas have made it to IUCN Red List of Threatened Species following a recent assessment. है ना। अभी कौन कौन से 3 मेडिकल प्लांट है, इनको हम 1 by 1 देखेंगे, जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले, है ना, मीजोट्रोपिस पैलिटिया, है ना, या फिर मीजियोट्रोपिस पैलिटा। अब ये क्या, इसको थोड़ा सा आप वैसे तो इसका नाम वगैरह आप एक बार देख लिया, जान लिया, मन दिमाग में एक बार आ गया, बहुत है। लेकिन मेंस के लिए और थोड़ा सा ब्रीफ में, और मेंस ही नहीं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा ब्रीफ में अगर आपको पता रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। तो जान लेते हैं। इसे आमतौर पर पटवा कहा जाता है, जो उत्तराखंड में पाया जाता है। इसे हमारी इस लिस्ट में सबसे एंडेंजर्ड स्पीशीज में से एक बताया गया है। ओके, डिफॉरेस्टेशन और जंगलों की आग एक्सेट्रा, ऐसे कुछ मुख्य कारण है इसके लुप्त होने का। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी हमारी जो मेडिसिन है, जो प्लांट है हिमालय का, उसको जान लेते हैं। तो नंबर 2 पे हमारा आता है फ्रीटिलरिया किरहोसा, है ना। अब इसको आमतौर पर हिमालयन फ्रीटिलारे के नाम से जाना जाता है कई जगहों पर, आमतौर पर। इसके इलीगल ट्रेड और हाई ट्रेड, उसके साथ एक्सटेंसिव हार्वेस्टिंग प्रेशर की वजह से ये बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर आज है। चाइना में इस मेडिसिन को निमोनिया और ब्रोंकाइल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में भी यूज करा जाता है। ठीक है, आगे हमारा जो थर्ड है
मेडिसिन प्लांट मेडिसिन, उसको डेक्टिलोरहिजा हटागिरिया भी कहा जाता है। इसे कॉमनली सालम पंजा के नाम से भी जाना जाता है या फिर सैलम पंजा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन इसके लुप्त होने के मुख्य कारण है। इसे मोस्टली पुराने तरीके के मेडिसिन यूज में उपयोग करा जाता है, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में, यूनान में यूनानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किस डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए? तो गैस की समस्या, हंसो मत, बुखार, उल्टी और पानी की कमी है ना, हो जाती है एक्सेट्रा। ऐसे में इसे यूज किया जाता है इस मेडिसिन को। ओके, मूविंग ऑन। फोर्थ हमारा आज का करंट अफेयर। ठीक है, in principle approval for 21 greenfield airports, the central government has recently accorded the principle approval for setting up 21 greenfield airports across India। 21 greenfield airports। चलो तो थोड़ा इसको जान लेते हैं, इसको ब्रीफ में थोड़ा जान लेते हैं कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, है ना। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स क्या है? ये एयरपोर्ट्स को ऐसी जमीन पर बनाया जाएगा जहां अब तक उस जमीन का कोई यूज या उपयोग नहीं हुआ हो, ताकि बाकी एयरपोर्ट्स का भी थोड़ा काम आसान हो और ऐसी जमीन को यूज करने से उस जमीन का थोड़ा सा उपयोगिता हो। ठीक है, इट इज गवर्न अंडर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी 2008। पॉलिसी के अनुसार कोई राज्य सरकार या कोई एयरपोर्ट डेवलपर एयरपोर्ट बनाने की इच्छा रखता है तो सबसे पहले उसे एक प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को देना होगा फॉर 2 स्टेज अप्रूवल, यानी साइट क्लियरेंस, जिसके बाद इन प्रिंसिपल को अप्रूवल होने प्रिंसिपल अप्रूवल होगा एंड देन यू कैन मेक एन एयरपोर्ट। ठीक है, बहुत थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है इसकी, है ना। 4 लाइन में पढ़ के ऐसा लग रहा है कि छोटी प्रोसेस, बट थोड़ा सा इसमें प्रोसेस लंबी है ना। आप सोच रहे होंगे कि भैया ये जो बिल है इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। द प्रपोजल प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और एयरपोर्ट डेवलपर आर कंसिडर्ड बाय सिविल एविएशन, है ना। ये सिविल एविएशन के अंतर्गत आएगा। मिनिस्ट्री बेस्ड ऑन द प्रोसीजर्स प्रोवाइडेड बाय द GFA पॉलिसी, है ना। ग्रीनफील्ड एविएशन वाला जो आपके पॉलिसी है वो, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग फंडिंग ऑफ द ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स लाइज विद द कंसेंट ऑफ प्रोपोनेंट बाय ऑफ द प्रोजेक्ट। सीधी सी बात है, ये आपका पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में। मिनिस्ट्री जो कौन है, एविएशन मिनिस्टर, तो भैया सिंधिया जी हैं हमारे, है ना, आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट करंट अफेयर ऑफ द डे एंड लास्ट करंट अफेयर, फिफ्थ करंट अफेयर। आज का वीडियो मैंने पहले ही कहा था छोटा होगा, तो क्रिस्प है, शॉर्ट एंड क्रिस्प, देख लेते हैं इसको भी। तो व्हाट इज नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल, है ना। नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल 2022 वाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। भैया क्या है ये? तो व्हाट इज अ नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल? ये एक प्राइवेट बिल है। सबसे पहली चीज तो आप ये जान लो, प्राइवेट बिल का मतलब क्या होता है? कोई पार्टी आर्टी ने मिल के कोई ये बिल लेके नहीं आया, प्रपोज नहीं किया है। किसी एक प्राइवेट मेंबर, किसी एक मेंबर ने ये बिल को पेश किया है। ठीक है, तो ये एक प्राइवेट बिल है जिसे राज्यसभा में पेश किया गया। इस बिल के अनुसार जजेस की अपॉइंटमेंट नेशनल जुडिशियल कमीशन के अंडर होनी चाहिए या अंडर हो। इस बिल के अनुसार कितने भी जजेस हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हो या कोई भी जज हो, सभी इस कमीशन के तहत अपॉइंट होंगे, ये कहा गया है इस बिल में। ठीक है, और क्या है? तो देखो, आप सोच रहे होंगे कि ये बिल लाया ही क्यों गया। तो उत्तर ये है कि लाया इस बिल को उनके अनुसार, या फिर अगर किसी जज को हटाना हो, है उनके अनुसार, अगर किसी जज को हटाना हो तो उसके लिए प्रेसिडेंट को बीच में आना होगा। अब भैया प्रेसिडेंट तो हर बार आ नहीं सकते, ना लाया जा सकता है, जो कि ज्यादातर पॉसिबल है नहीं ऐसा करना। तो इसलिए कोई एक बॉडी होनी चाहिए इजीली ये सब हैंडल करने के लिए। ठीक है, ये इनका महाशय का कहना है। सिर्फ अपॉइंटमेंट या हटाने के ही लिए नहीं, बल्कि पोस्टिंग और ट्रांसफर भी इस बॉडी के अंडर आएगा। एंड ये बॉडी इस बात का भी ध्यान रखेगी कि क्या कोई
केस ज्यादा टाइम तक चल रहा है, ज्यादा घिसा रहा है, बहुत लंबा जा रहा है, और अगर ऐसा है तो उस जज के ऊपर कुछ एक्शन लिया जा सकता। अब हर बार प्रेसिडेंट तो आएगा नहीं बोलने बार बार कि भैया जज साहब जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, बहुत सारे पेंडिंग है, 1.5-2 करोड़ पेंडिंग है आपके पास, चल लो। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से कहा गया कि भैया आप ऐसा एक बॉडी बनाओ, और इस बॉडी के अंतर्गत, मतलब बॉडी तो है पर बॉडी के अंतर्गत आप सब ये जजेस अपॉइंटमेंट वगैरह चीजें लेकर आओ। खैर, आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में, मुझे जरूर बताइएगा। खैर, ये था हमारा आज का शॉर्ट एंड क्रिस्प करंट अफेयर। आई होप आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, आप ज्यादा बोर नहीं हुए होंगे मेरे इस करंट अफेयर से, छोटा था इसलिए। तो हम जल्दी से फिर से मिलेंगे, करंट अफेयर्स की सीरीज बहुत जल्दी हम खत्म कर देंगे, तो डेली देखते रहिए, रिविजन जरूर कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिविजन इज द की। रिवीजन इसलिए बार बार ये करंट की वीडियो देखिए, एक बार देख लिया ऐसा नहीं कि समझ आ गया है ना, अब फिर से देखो, पहले से देखो, हाँ फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, है ना, जल्दी जल्दी 10 सेकंड पे टैप टैप करके, हाँ ये देखा, ये याद आ गया, ये याद आ गया, ये याद आ गया, जो लगे कि यार यार ये क्या था, उसको 2 मिनट रुक गए, सुन लिया, देख लिया, आगे बढ़ गए। ठीक है, इस तरीके से रिवाइज जरूर कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, एक आधी घंटा, और ऐसे करके रोज 2-2 3 दिन, 2-2 3 दिन करके कम से कम आपके 3 से 4 बार रिवीजन करंट अफेयर्स के होने चाहिए एग्जाम के पहले। Okay, with that said, thank you very much for watching this video. Don't forget to subscribe and follow Exectile.